नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संजय रायजादा से। संजय रायजादा का जन्म ग्वालियर में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक के पद पर कार्य किया, लेकिन बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। 12 साल की उम्र से ही रंगमंच शुरू कर दिया था। हिंदी के साथ संस्कृत में भी कई नाटकों में अभिनय किया। फिर मुंबई का रुख किया और 4 महीने स्ट्रगल के बाद पहला ब्रेक मिला। संजय ने टीवी सीरियल ना आना, इस देश लाडू, उतरन, घर आजा परदेशी समेत कई धारावाहिकों में अभिनय किया। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हीरो के मामा का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया। इसके साथ ही क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी के कई एपिसोड में भी एक्टिंग की है। संजय ने साउथ की फिल्म थलाइवा द लीडर में भी अभिनय किया है, तो बहुत जल्द करिश्मा कपूर के साथ फिल्म लेडी आयरन में भी नजर आएंगे। संजय एलआईसी समेत टीवीसी के कई विज्ञापन फिल्मों में भी नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट हैं संजय रायजादा जी, जो कि एक अभिनेता है। बचपन से ही 12 साल की उम्र से इन्होंने रंगमंच की शुरुआत कर दी थी और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया। एज ए टीचर इन्होंने काम किया, लेकिन बचपन से ही शौक था एक्टिंग में। और वीआरएस के बाद ये पूरी तरह से अब एक्टिंग की ही दुनिया में काम करते हैं। कई टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम तरह के किरदार इनके। और जो सबसे खास किरदार रहा है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता, जो कि बहुत ही लोकप्रिय सीरियल है, उसमें इन्होंने हीरो के मामा का किरदार निभाया है और जिससे इनको खासी एक अलग पहचान भी मिली है। तो वहीं क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी के कई एपिसोड में भी नजर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता संजय रायजादा। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबको शुभकामनाएं स्वदेश चैनल के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, शुरुआत अगर हम बात करें आपकी शुरुआत की, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। आप एज ए टीचर आपने कार्य किया है और 12 जी साल की उम्र से आप रंगमंच भी कर रहे थे। तो जी आखिर जी। क्या आप जाना कहाँ चाहते थे? आप आपने जो नौकरी की वो ब्रेड एंड बटर के लिए की आपने, और जो आपका जो हमेशा से पैशन रहा है वो आपका एक्टिंग था और इस एक्टिंग को कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन क्या वजह थी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में चले गए और कई सालों तक आपने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया आपने, और या फिर आप उसके साथ में आप एक्टिंग भी करते रहे? तो कैसे आपने इन चीज़ों को मैनेज किया, मैं पहले ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फादर टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। जी। तो उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जगह मुझे नौकरी मिली थी हुँ। जो मुझे करनी पड़ी। जी। लेकिन मेरा जो शौक था, रुझान था, वो थिएटर की तरफ था, एक्टिंग की तरफ था। लेकिन चूंकि घर वालों का जोर था कि सरकारी नौकरी है बेटा हुँ। कर लो, तो मैंने वो की जी। और बच्चों को पढ़ाया स्कूल में। हरिदर्शन स्कूल में रहा ग्वालियर में मैं, हुँ। और यहाँ बच्चों को पढ़ाया और साथ में थिएटर भी किया। स्कूल सुबह से 7:30 बजे से रहता था, 12 बजे के बाद हुँ। फ्री हो जाते थे। फिर जी। उसके बाद थिएटर की रिहर्सल वगैरह और अपने कार्यक्रम वो देखते थे। हुँ। तो इस तरीके से एक्टिंग का रुझान तो शुरू से ही था। 12 साल की उम्र में एक छोटा सा किरदार किया था नाटक में। वो जो आवाज लगाता है कोर्ट रूम के बाहर, जो अलदरी, हुँ। तो वो रोल शुरू कर लिया था। उसके बाद फिर यात्रा शुरू हुई। जी। वैसे आपने जिस कैरेक्टर का ज़िक्र किया, अक्सर हमने देखा है जो भी कलाकार बड़ा कलाकार बना है, उसकी शुरुआत ऐसी हुई है। कहीं वो गार्ड बना है हो, तो कहीं वो चौकीदार बना है, छोटे-छोटे उसने किरदार निभाए हैं और उसके बाद फिर धीरे-धीरे एक प्रोसेस होता है, फिर धीरे-धीरे उसको एक बड़े-बड़े किरदार उसको मिलते हैं और अपनी जर्नी को वो आगे निरंतर जारी रखता है। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आपका मुंबई जाना हुआ? क्या क्योंकि आपने अपनी जो जॉब है आपने उससे वीआरएस लिया था, तो वीआरएस लेकर आप मुंबई गए थे या फिर आपने उसके पहले ही मुंबई जाना शुरू कर दिया था? नहीं, मैंने उसके पहले ही मुंबई जाना शुरू कर दिया था। एक्चुअल मेरी वाइफ जो है कहती थी कि आप 3-3 महीने यहाँ रिहर्सल करते हैं, हुँ। एक बार बम्बई जाके ट्राई क्यों नहीं करते। जी। तो उनकी इंस्पिरेशन से
और वो भी टीचर थी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, हम्म। तो उन्होंने सपोर्ट किया और लक ट्राई किया, ईश्वर ने सुनी जी। और जो डेप्थ थी उसका उपयोग किया मैंने और ठीक हूँ आज ईश्वर के पास। अच्छा, जो आपका पहला ब्रेक था जब आप मुंबई गए, आप जो आपका पहला ब्रेक था वो तकरीबन 4 महीने बाद आपको मिला है, तो पहला ब्रेक कौन सा था ये हम जानना चाहेंगे और कैसे मिला उसमें आपको काम? जी एक्चुअल क्या था, मैं चूंकि नौकरी में भी था और मेरे 2 बड़े बेटे भी है, जी जिसमें एक बड़ा बेटा मेरा एक्टर है, हीरो है टेलीविजन में ही, जी फिल्म में ही। और तो क्या 3 महीने मुझे यहाँ हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, काम मिला नहीं है, 3 महीना हो गया और कहेंगे चला मुरारी हीरो बनने 42 साल की उम्र में, तो हंसी उड़ाएंगे। और लोकल तो आप मालूम ही है जी कि असफलता को ज्यादा सराहते हैं लोग सफलता से। हाँ, बिल्कुल। उनका तो उनका उनका एक अलग ही अंदाज रहता है जो इस तरह की बातें करे। और मुंबई गए थे, क्या हुआ? हाँ, बड़े हीरो बन के आए। जी तो मैं सिद्धिविनायक के मंदिर गया था साहब रोने के लिए, हाँ गणपति जी के सामने। हाँ, कि मुझे तो 4 मैंने महीने हो गए, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आपने एक अपनी एक गुहार लगाने गए थे आप भगवान के दरबार जी में। जी हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि इतना तो मैं गया भी का नहीं हूँ जितना आप मुझे साबित करने से तुले हुए हो। हम्म। तो शायद उनको दया आई और मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकला दर्शन करके, जी तो फायर वर्क्स करके एक कंपनी है जो सीआईडी बनाती थी, बहुत जी। साल तक उन्होंने सीआईडी करके सीरियल बनाया। हम्म तो उन्हीं का ही एक शो था, जिंदगी बदल देती है हादसा, हम्म। हादसा जीटीवी का शो था वो, जी और एपिसोडिक था और उसमें उन्होंने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही दिया, हाँ विलेन विलेन का, जो ऑयल मिल का मालिक होता है। हाँ। और ये आपके मध्याह्न भोजन होता है स्कूलों में, जी जी। तो वहाँ ऑयल सप्लाई करता है, तो उसमें जहर वहर मिल जाता है, तो एक पूरे स्कूल जो शहर के बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वक्त से बीमार हो जाते हैं, हड़कंप हाँ। लग जाता है पूरे। तो वो इस तरीके के 2 एपिसोड की कहानी थी, वहां से शुरुआत हुई इस दौर की। हम्म। और उसके बाद फिर उनको काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे सीआईडी में भी रिपीट किया अपने साथ। फिर मैंने दोबारा स्ट्रगल फिर शुरू किया, क्योंकि मुझे ये नहीं करना था 2-2 एपिसोड का काम। जी तो एक सौभाग्य से मेरे मित्र हैं अमानव, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं मामा का एक कैरेक्टर निकला था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप देखो जरा करके करते हो क्या आपको। हम्म। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया और चैनल को अच्छा लगा और प्रोड्यूसर को अच्छा लगा, जी। और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है से मुझे भारत में पहचान दी। बिल्कुल, वाकई बड़ा ये लोकप्रिय सीरियल रहा है और इसमें आपने हीरो के मामा का किरदार निभाया था आपने, और कुछ जी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है, दिखा रहे हैं हम उनकी, जो आपकी जो काम की जो तस्वीरें हैं, और वो जी जी डेफिनेटली उनको याद आ गया होगा। क्योंकि होता है कि जब हम शूटिंग में रहते हैं, जब हम सीरियल में रहते हैं और जब लाइव बैठे रहते हैं, तो कुछ कभी कभी दर्शक पहचान नहीं पाते, तो दर्शक आपको पहचान हाँ गया होंगे उस किरदार में। वो बड़ा ही लोकप्रिय किरदार रहा है आपका वो। तो जी। कैसे आपने उस किरदार के लिए अपने आप को तैयार किया था? क्योंकि एक अच्छा मौका था आपके पास और आप चाहते होंगे कि ये रोल मैं ऐसा करूं कि लोग मेरे इस रोल को जाने और मेरी एक अलग पहचान बने। तो इसके लिए आपने क्या कुछ खास तैयारी की थी और कैसे आपने अपने इस रोल को तैयार किया था? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे। हमारे एक फूफा जी थे रियल में, जी। तो वो क्या थे, बड़े नखरेबाज थे वो। अच्छा। हाँ, वो और खासतौर से शादियों में और इस प्रकार के कार्यक्रमों में उनको नखरे बहुत ज्यादा आ जाते थे। हाँ वो उस समय वीआईपी हो जाते थे। हाँ। तो मैंने मेरे जो क्रिएटिव हेड थे और जो डायरेक्टर थे, मैंने उनसे बात की कि मैं थोड़ा सा इसको तो रूट करके करता हूँ, रूट थोड़ा क्या कहते हैं, खड़ूस टाइप का जी। कैरेक्टर करता हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा रूटनेस लाता हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप थोड़ा सा करके बताएं पहले। तो मैंने उनको एक डायलॉग बोल के बताया, हाँ। जो नैतिक की शादी हो रही थी उस समय, तो जो मुझे दिया था उन्होंने डायलॉग, तो मैंने अपनी तरीके से बोला कि देखा, हम तो यहाँ पर इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और लड़की वालों से कोई भी हमारे को पूछने नहीं आया, जबकि हम लड़की के मामा हैं। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? तो ये उनको बड़ा अच्छा लगा, तो बोले सर यही टोन रखिए शुरू से आखिरी तक। तो फिर उसके बाद वो ये टोन इतनी प्रसिद्ध हुई सर
हाँ, कि मुझे 600 एपिसोड करने का मौका क्या मिला। बात है, 600 एपिसोड। जी। हम्म। और एक स्टैब्लिश हुआ टेलीविजन पर और थोड़ा सा देश में भी, उत्तर भारत में। जी। और फिर उसके बाद तो तुरंत सीरियल था एक कलर चैनल का, हम्म। उसमें कैरेक्टर किया। वो भी नेगेटिव था। जी। जो उसकी हीरोइन थी तपस्या, उसको परेशान करता है, उसको हैरेस करता है, अपने नौकरी पे रखता है जी। और कोशिश करता है उसका शोषण करे वो। हम्म। मतलब होटल का मालिक था मैं, और वो मेरे पास आती थी। एक कैमियो था वो मेरा 1 महीने का, हाँ। लेकिन वो भी रिमेम्बर था। और एक उसके बाद देश में ना ना लड़ो, ये भी कलर चैनल का शो था। हम्म। और इसमें भी मैंने जो उसकी अम्मा जी जो थी, उसकी मेन किरदार, हम्म। उनका अराइवल था गांव में। अच्छा। हाँ, वो जो करती थी उसको उल्टा मैं करता था। हम्म। तो दो परिवार थे, उसका एक पुश्तैनी झगड़ा होता है ना गांव का जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस तरीके का था उसमें मेरे जी। एक्सपेक्ट। अच्छा, आपको और ये जो आपके जो दूसरे किरदार है, दूसरे किरदार का भी कोई संवाद आपको याद है? क्योंकि आपने जो अभी एक लाइन बोली, मेरा मेरा दिल नहीं भरा। मैं आपको और कुछ संवाद बोलते हुए सुनना चाहता, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त अदाकारी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बताएं। जो आपके जो दूसरे किरदार है, कुछ दूसरे किरदार के कोई संवाद अगर आपको याद हो, तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे फिर से। जैसे उसमें अम्मा जी से एक डायलॉग बोलता हूँ कि अम्मा जी, ठीक है, तुम गांव की चौधराइन हो, भले हो, लेकिन हम भी गांव के ताऊ हैं, और हमारे बगैर यह पत्ता नहीं हिलेगा। तुम सोचो कि यहाँ हुकूमत तुम्हारी चलेगी, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस तरीके के डायलॉग थे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। देखिए, टीवी में हम अक्सर देखते हैं कलाकारों को डायलॉग बोलते हुए, क्योंकि हमको पता है वो एक किरदार में है और हम उसको किरदार की तरह लेते हैं। लेकिन जब हम लाइव में देखते हैं किसी को संवाद बोलते हुए, तब मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो टीवी वाले हैं वो कैरेक्टर में है, क्योंकि अभी आप है, आप अपने उस कैरेक्टर को आप फिर से बोलते हैं और नॉर्मल गेटअप में है, क्योंकि आप अभी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। और लेकिन आप उस संवाद को जब दोहराते हैं, आप एज एक्ट के साथ दोहराते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे टीवी सीरियल से ज्यादा ऐसे मजा आता है सुनने में। ऐसा लगता है कि मैं आपसे और संवाद सुनते जाऊं मैं। अच्छा, मैं ये जरूर अरे जानना। जी। जी मैं बिल्कुल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में आपसे कुछ और संवाद सुनूंगा जरूर मैं। लेकिन उसके जरूर पहले जरूर। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप मुंबई गए थे, 4 महीने बाद आपको आपका जो पहला ब्रेक मिला था, तो ये 4 महीने थे जी, कैसे? किस तरह के स्ट्रगल था? क्या कुछ आपको शुरुआत में समस्याएं आई थी? देखिए, मैं यहाँ से बॉम्बे गया था, तो वो मेरे एक मित्र थे जो बॉम्बे में पहले से स्ट्रगल कर रहे थे, हम्म। और वो बालाजी में थे, क्रिएटिव हेड। जी। तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, हम्म। आप रुकिए थोड़ा यहाँ पर। तो एक मेरे मित्र है राजा शर्मा, हम्म। वो भी भोपाल से ही थे। तो वो वहाँ रहते थे, एक रूम लेकर के किराए पे, जी। गोरेगांव में। हम्म। तो चूंकि बॉम्बे के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था इतना ज्यादा, तो मैं उन्हीं के साथ पीजी रह गया था। हम्म। और चूंकि वो स्ट्रगल करते थे एक्टिंग में, तो उन्होंने मुझे काफी मेरी मदद की, मुझे पते बताए, हम्म। बहुत सारे एड्रेस दिए, लोगों के फोन नंबर दिए। और वो पहले क्या था, पहले सर वो पहले फोटो चलते थे। हम्म। आपको प्रोफाइल अपनी फोटो में बनवानी पड़ती थी, हाँ। और वो फोटो आपको प्रोडक्शन हाउस में जा जाके देने पड़ते थे। जी। और उसमें वो कहते थे कि आपने क्या किया है, तो उसमें साथ में एक तो नाटक के फोटो भी रखने पड़ते थे दिखाने हम्म। के लिए कि सर ये हमने थिएटर किया है। जी। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है अब तो, खैर। हम्म। अब तो डबिंग भी मैं यहीं घर पे बैठ के कर देता हूँ। अच्छा। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है अब तो। तो घर में बैठ हाँ, के आप कैसे डब करते हैं आप? ये व्हाट्सएप पर ऑडियो ऑन करके अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा। वो सीन भेज देते हैं व्हाट्सएप पे पूरा। क्या बात है। हाँ, सीन भेज देते हैं और कहते हैं कि इसी के साथ लिपसिंग करके आप अपना डायलॉग पूरा ऑडियो में हाँ। हमें भेज दो। तो यहीं ओके। से मैं रूम में बंद होके पूरे डायलॉग हाँ। बोलकर भी भेज देता हूँ। अच्छा, आपने। पहले, जी। हाँ, वाकई पहले आपने। जाना पड़ता था। हाँ। अच्छा, अक्सर हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हुए सुना है कि वर्क फ्रॉम होम। आप जो कलाकार लोग, अभिनेता, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि आपको सीन भेज नहीं, दिया जाता है, आप व्हाट्सएप से आप डबिंग करके आप भेज रहे हैं आप। जी जी जी, ये भी वर्क वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम होम। है? हाँ, ये लेकिन डबिंग तक ही सीमित है ये। जी। शूट तो लोकेशन पे ही जाके होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आपने साउथ की फिल्म भी की है आपने, थलाइवा द जी लीडर, इसमें जो विजय जी है वहाँ के सुपरस्टार, वो इसमें एज ए हीरो थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था साउथ फिल्म का? सर, मैं क्या बोलूं आपको, वो आदमी लीजेंड आदमी था। विजय हीरो है, वहाँ के हम्म। सुपरस्टार है साउथ के। वो लीजेंड आदमी था, मेरे साथ बेंच पे बैठ करके मेरा सीन देख रहे थे कि हमने क्या कैसा बात है। किया। हम्म। मतलब जो स्कूल में जो बेंचें होती है ना स्टूडेंट्स के लिए, जी जी। वो बेंचेस थी और हम दोनों बैठे एक साथ, और हमने, जो हमारा डीओपी था, कैमरामैन, हाँ। हमने कहा भैया सीन दिखाओ। तो हम लोगों ने दोनों ने बैठ के सीन देखा, और मैं उस आदमी की मतलब नम्रता का इतना कायल हूँ। हम्म। अगर हमारे यहाँ का कोई सलमान खान या अभिषेक बच्चन या कोई भी होती, हम्म। तो वो मतलब मैं तो खैर उसके आगे कुछ लगता ही नहीं है विजय के आगे। जी। वो सुपरस्टार है, मतलब आप इक्वल टू सलमान खान साउथ का समझे आप उसको। हम्म। तो हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, तो शायद वो मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते कि अरे यार ये तो छोटा आर्टिस्ट है। जी। लेकिन वो आदमी इतने इजी वन साथ में बैठा, मेरे साथ पोहे खाए, उसने क्या शेयर बात किए। है। और मैं समझता हूँ बड़े डेडिकेटेड लोग हैं साहब, और बड़े सीधे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं हम्म। साउथ के। अच्छा कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे की हो, हालांकि मुझे लगता है शायद ज्यादा हिंदी उनको बेहतर तरीके से नहीं आती होगी, तो कैसे आपके संवाद होते थे, कैसे आप लोग बातचीत करते थे, और क्या कुछ उन्होंने कुछ खास कहा जो आपके लिए यादगार बन गया हो? अरे सर, मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। वो पिक्चर थी तमिल, हाँ। और उसका जो तमिली ओरिजिनल वर्जन था उसका, फिल्म का। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा सर मेरे को तमिल तो आती नहीं है, तो मैं तो हिंदी क्षेत्र का आदमी हूँ। हम्म। तो बोले कोई बात नहीं, आप एक शुरू की जो लाइन है ना, हाँ। वो तमिल में बोल दीजिए। हाँ। तो मैंने कहा यार ये बड़ी आफत है कि एक शुरू की लाइन तमिल में बोलना है। तो मैंने उसको हिंदी में लिखा सर, उसको लाइन को, जी। मतलब तमिल को हिंदी में लिखा, हाँ। और फिर उसको याद किया, हम्म। और फिर उनके साथ एक्सप्रेस किया और एक्ट किया, और फिर उसके बाद जो सारे डायलॉग थे बोले आप हिंदी में बोलना, हाँ। क्योंकि हम अपने साउथ के जो आर्टिस्ट है हमारा उनसे डब डब करवा आउट लेंगे। उससे डब करवा दें, जी। लिपसिंग करा दें। बिल्कुल। तो वो किया, बहुत अच्छा किया, और उनका ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और एक इतने डेडिकेटेड लोग होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं मतलब। जी। और जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह थे, और जो लोग थे, वो हाँ। कोई एमबीए कर रहा था फाइनेंस से, कोई बिजनेस में एमबीए कर रहा था, कोई इंजीनियर था, मतलब सब पढ़े लिखे लड़के थे जी। वो। अच्छा संजय जी, तो जैसा कि हाँ आपने कहा कि जो विजय है वहाँ के सुपरस्टार, उनके वो आपके साथ बैठे रहते थे, पोहा खाते थे आपके साथ, तो कुछ जी बातचीत भी जी। होती होगी बीच में, तो क्या बातचीत होती थी? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस कि आप आपने क्या किया है, हाँ। और क्या करते हैं अभी, आप कभी उधर आइए तो हमसे मिलिए, हाँ। इस तरीके से। क्योंकि उनका मेरा इंग्लिश में हाथ कमजोर था, और उनका हिंदी में हाथ कमजोर था। ये बिल्कुल। प्रॉब्लम थी। हाँ, तो जी, मुझे लगता है कि भावनाएं आप एक दूसरे की ज्यादा समझते होंगे बजाय हाँ लैंग्वेज के। जी जी। नहीं, वो तो इतना सज्जन आदमी है कि आप कभी भी चले जाओ उसके पास, जी जी जी। अगर आपने उसके साथ काम किया है हाँ। तो नहीं भूलता वो। बिल्कुल, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका साउथ का। एक बहुत जल्दी एक जी फिल्म आने वाली है, लेडी आयरन, जिसमें करिश्मा कपूर है एज ए लीड एक्ट्रेस, और उस फिल्म में भी आप काम करने वाले हैं आप। तो जी कब जी जी। तक जी, तो कब तक दर्शक इस फिल्म को देख पाएंगे, और करिश्मा कपूर खूबसूरत अदाकारा के साथ आप एक्टिंग करेंगे, तो कुछ आप बताएं, कुछ क्या एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी तो होना हाँ बाकी है एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल सर, ये शूट अभी बनारस में होना शुरू होगा। हाँ। और ये आईपीएस की कहानी है, इसमें ये करिश्मा जी आईपीएस ऑफिसर बनी है। हम्म। जो इस लड़की का स्ट्रगल होता है, किस तरीके से वो पढ़ लिख करके समाज को सुधारने का बीड़ा जी। उठाती है, उसमें मैं उनके फादर का रोल कर रहा हूँ। अच्छा। मैं भी आईपीएस हूँ। बहुत बढ़िया। तो पहले तो उनको मना करता हूँ कि आप इस लाइन में काम मत करो, ये हाँ। लड़कियों के लिए ठीक नहीं है पुलिस लाइन। जी। लेकिन वो उनके साथ जो आते हुए तो उसके हिसाब से वो ज्वाइन करना चाहती हैं। तो हम्म। ये अभी पूरी स्टोरी थोड़ी सी मेरे पास आई है, हम्म। और उसको शायद हम नेक्स्ट महीने में शुरू करेंगे फिल्म। हम्म। चलिए, तो इसके लिए मैं अभी से आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ कि ये बहुत अच्छा शूट होगा आपका, और ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी फिल्म। मैं अभी से आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ। अच्छा, जी आप जी जी, आप बहुत अच्छा अभिनेता है, हमने देख लिया, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप, और दर्शक भी आपको कई सालों से देखते आ रहे हैं आपके तरह तरह के किरदार में, चाहे वो मामा का किरदार हो, या आपके जेब कतरे का किरदार हो, जेब कतरे का बॉस का किरदार हो, जो साउथ की फिल्म में किया है आपने। लेकिन आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, आप
घर में आप गुनगुनाते हैं, और आजकल तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आते हैं गाने जी के, जी अक्सर जी आप उसमें गाना भी बनाते हैं, तो हमारे जी दर्शक जी भी जरूर कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। पूरा गाना तो खैर क्या, मैं एक दो लाइनें सुनाता हूँ जी आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। अरे वाह! नहीं, नहीं, आखिरी का जो आपने जो किया है ना, वो ज़बरदस्त किया आपने। तो मेरा दिल नहीं जी भरा, जी मुझे लगता है हमारे दर्शकों का भी दिल नहीं भरा होगा। एक आध गाना जी और हो जी। जाए ना, 2 लाइन प्लीज़। कोई आपका दूसरा मनपसंद गाना। दूसरा, जी, बेकरार करके हमें यूं न वाह! जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ली कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ली कहीं, यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट वाह! आई। क्या बात है। हाँ जी, जी, मुझे लगता है कि कभी आपकी वाइफ़ अगर कभी नाराज़ हो जाती होंगी, तो आप बहुत आसानी से मना लेते होंगे अपने खूबसूरत गानों से। मेरी वाइफ एक्चुअल बहुत सीधी है, मतलब नेचर जी, में। हाँ। और वो हर बात पे राजी रहती हैं कि वो आप जो बोले वो अच्छा है। मैं 1 मिनट उनको बुला करके आपसे रूबरू करा देता हूँ, जी, जी। क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे जी, करियर में। प्लीज़, ये प्लीज़, जो प्लीज़। आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, उसमें ये भी, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, शामिल है, जी, आइए। प्लीज़। नमस्ते भाभी जी, हाँ। नमस्ते। उन्होंने, आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? हम्म, जी, मैं नमस्ते आ कर रही रहा है। हूँ आपको, क्योंकि संजय जी ने कहा है कि हाँ, आपको बहुत बड़ा हाथ है कि आज जिस फ़िल्म में वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट से ही आज वो इस फ़िल्म में काम कर रहे हैं। और अक्सर कहते भी हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आप हैं इनके पीछे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संजय जी को, जब आप देखते हैं टीवी में एक्टिंग करते हुए, तो कैसा लगता है आपको? सबको बहुत अच्छा लगता है। देखने में तो ये लगेगा ना कि हमारा आदमी इतनी बड़ी ऊंची जी, फिल्म पे काम कर रहा है, कौन नहीं चाहेगा जी, कि दुनिया में उसका नाम हो। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट के लिए, कि संजय जी को आपने सपोर्ट किया, और आज हम उनको बेहतरीन बेहतरीन किरदारों में देख रहे हैं। संजय जी, समय कम है, तो मैं आपके बेटे जी का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जो अंकित जी जी रायज़ादा है, जी वो भी बहुत अच्छे एक्टर है वो। और जी दादी अम्मा मान जाओ, मेरी डोली मेरे अंगना, ये वो सीरियल है जिसमें वो एज ए मुख्य किरदार में एज ए हीरो का काम करते हैं वो। तो जी। उनका पहले मुंबई जाना हुआ था, ये आप पहुंचे उसके बाद फिर आपके सपोर्ट से फिर आज वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और क्या कभी आप दोनों ने साथ में काम किया है? नहीं नहीं, अभी साथ में तो नहीं किया, हम्म। लेकिन ये जो मेरी रोटी मेरी अंगना अगर ये चलता चैनल पे ज्यादा, हाँ। तो शायद मुझे यहाँ काम करने का साथ में मौका मिलता। जी। लेकिन वो टाइम से पहले बंद हो गया शो, टीआरपी ना आने की वजह से। जी। लेकिन पहले मैं आया मुंबई 2008 में, हाँ। तब ये मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बीई कर रहा था। जी। फिर उसके बाद ये एक दिन बॉम्बे आया, बोला पापा शूटिंग देखना है। हाँ। जैसे आम लोगों की इच्छा होती है, शूटिंग देखना है, एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाना है, बिल्कुल। तो वो उसकी भी इच्छा थी, तो वो मेरे शूट पे आया, हम्म। रिश्ता गई। हम्म। और आकर के उसने देखा कि पापा को तो आते हैं लोग, मेकअप लगाए जाते हैं, हाँ। और उसके बाद पापा को आते हैं लोग और कपड़े पहनाए जाते हैं, हाँ। और एक आदमी आता है चाय दे जाता है, नाश्ता दे जाता है, और फिर दोपहर में एक डिब्बा लेके आता है, पापा को खाना खिला देता है। जी। पापा जाते हैं, 4 लाइनें बोलते हैं और वापस घर आके रूम में बैठ जाते हैं अपने एसी में। जी। तो बोला मैं भी यही काम करूंगा पापा अब।
इसमें सब काम फ्री में होता है। तो मैंने कहा ठीक है, और छोटा तो था ही वो। जी हाँ, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, रमेश काल्ला बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, जी और ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, ये दोनों शो और विदाई, हाँ। ये शो कर रहे हैं डायरेक्टर ही वो, जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ तो मैंने उनसे कहा कि रमेश भाई इनको यार रखो अपने यहाँ, थोड़ा कुछ सिखाओ। जी तो उन्होंने मेरे बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया 6 महीने तक। क्या बात है। हाँ, और फिर एक दिन क्या हुआ कि उसमें एक ओमी करके हैं जो कैरेक्टर कर रहे थे अक्षरा के चाचा का, तो वो उसने शूट में पर नहीं आए थे, वो मॉडलिंग करते हैं, वो अपनी शूट पे गए थे मॉडलिंग के। जी तो अंकित को उसके कपड़े पहना के ड्यूब बना के खड़ा कर दिया था, हाँ और वो इतना खूबसूरत लगा कि वो अक्षरा वगैरह उसके पीछे पड़ गई। तू क्यों असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, तू तो एक्टर बन। पापा से बोले मुझे एक्टर बनाओ, हाँ अपना जिम में चालू कर, ये वो कर। जी तो फिर वो उस दिन घर आया, फिर मुझसे बोला मैं तो एक्टर बनूंगा पापा। हाँ तो मैंने बिल्कुल। कहा, और ठीक मुझे है लगता है कि जब उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया होगा तब उनको समझ में आया होगा कि पापा जो काम करते हैं वो कितनी मेहनत का काम है, उसके लिए डेडिकेशन और बहुत सारी चीज करनी पड़ती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पापा बैठे रहते हैं, जाते 4 लाइन बोल के आ जाते हैं। जी संजय जी, वैसे आपके साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समय कम है तो मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संजय राजदादा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।